हाँ, आज का वीडियो और आज का वीडियो नहीं, आज के बाद में 2-3 वीडियो और आएंगे इस चैप्टर के। वो सारे वीडियोस आपके एक से बड़े एक काम के होंगे। ये जितनी भी सारी क्लासेज होगी, चाहे वो प्रेसिडेंट की हो यानी राष्ट्रपति जी की हो, चाहे वो प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर की हो, चाहे वो अपने सिविल सर्विसेज की हो, मतलब जो लोक सेवा के जो अंदर काम करते हैं वो सब हो, ये जितने भी वीडियोज़ अब आएंगे, जितने भी आज समय 3-4 चारों जब तक काम आएंगे जब तक आपकी नौकरी ना लग जाए। हर बार हर गवर्नमेंट जॉब में यहाँ से क्वेश्चन आता है। आज अपन बात करेंगे, ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा बच गया तो पिछला उसकी बात करेंगे, उसके बाद में अपन प्रेसिडेंट के बारे में सीखेंगे और फिर उसके बारे में बहुत सारी बातें सीखेंगे। ये हैं, और आज को मैं बहुत बढ़िया बातें सिखाने वाला हूँ आपको, बड़े ध्यान से सुनना, एक एक सेकेंड। ये है कि भारतीय संविधान निर्माता कैसी सरकार चाहते थे। व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट डिड द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वांट। जो हमारे संविधान जो बनाने वाले लोग थे वो कैसी गवर्नमेंट चाहते थे, मतलब कैसी सरकार बने वो। तो सीधी सी बात है, जो लोगों की बात सुने, लोगों के काम करे, वही सरकार चाहते थे। थोड़ी बहुत देख लो लिखने में कि भारतीय संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार सुनिश्चित करना चाहते थे या फिर ऐसी सरकार चाहते थे जो जनता की जो अपेक्षाएं हैं उनसे, उनके प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो। ठीक है, यानी कि जैसे जनता उनसे क्या एक आस लगा के बैठे हैं वो बातें पूरी हो। यानी द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट वुड बी सेंसिटिव टू पब्लिक एक्सपेक्टेशंस एंड वुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। ठीक है, उनके प्रति जवाबदेही हो, उनके प्रति जो बातें करी थी उनके वादों पर खरी उतरे। फिर उनके साथ में एक चीज़ और थी कि एक शक्तिशाली कार्यपालिका होनी चाहिए। ये तो है ही, पावरफुल अपनी एग्जीक्यूटिव होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में एक बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन उसके साथ साथ में व्यक्ति पूजा पर पर्याप्त अंकुश लगे हो। वुड हैव ए स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव, ठीक है, बट एट द सेम टाइम इनफ सेफगार्ड्स शुड बी देयर टू चेक अगेंस्ट द पर्सनैलिटी कल्ट। पर्सनैलिटी कल्ट का मतलब ये है कि कोई ऐसा नहीं हो कि कोई व्यक्ति प्रधान, मतलब किसी एक स्पेशल कि ये तो खास आदमी है या फिर ये तो फलां मंत्री का बेटा है या फिर ये तो ये है, मतलब कि ये तो बड़ा आदमी, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, उस पर अंकुश लगना चाहिए। इन द सेंस कि अगर उसने कोई मिस्टेक करी है, गलती करी, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करें, सबको एक समानता का अधिकार मिले, कि इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी वाली जो बात है वो यहाँ पर होनी चाहिए। व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए कि बस ये तो शुरू से जीतता आ रहा है, यही इसी को टिकट मिलती रहेगी, ये तो पुराना आदमी फल, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात है। तो नॉर्मल सा एक क्वेश्चन था जो अपने पिछली थ्योरी में बच गया था, वो पूरा हो गया। अब जो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से मैंने कुछ बेसिक 3 क्वेश्चन बनाऊंगा, 1, 2 और 1 छोटा और राष्ट्रपति जी का। ये तीनों क्वेश्चन तो छोटे बेसिक है, उसके बाद में एक बड़ा क्वेश्चन आएगा राष्ट्रपति जी का, मतलब प्रेसिडेंट का, फिर एक प्राइम मिनिस्टर का, बहुत बड़े क्वेश्चन होंगे। पहले तो ये समझो, आज अपन बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट की थोड़ी सी। वाइस प्रेसिडेंट की बात मैंने बीच में क्यों ली, क्योंकि प्रेसिडेंट के लिए तो पूरा बड़ा वीडियो चाहिए। ठीक है, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट की थोड़ी सी बात थी, जो वैसे ही थोड़ी सी होती है, वो मैंने बहुत खास बातें जो आपके एनसीईआरटी बुक में थी और वैसे भी सारी बातें अपने लिख ली। देखो मैं छोटी सी बात बताता हूँ, बहुत शानदार। वाइस प्रेसिडेंट का मतलब होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हमारे संविधान के आर्टिकल 63, आप अगर आर्टिकल लिखना चाहते हो तो लिख लो साइड में कहीं, आर्टिकल 63 के अंदर भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये लिखा हुआ है संविधान के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 63 में। दूसरी बात, अपन ने ये जो उपराष्ट्रपति का जो पद है कि एक देश के अंदर एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, ये हमने अमेरिका यानी यूएसए से लिया है। ठीक है भाई, अपना जो संविधान है वो उधार का झोला है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि अपन ने कुछ ना कुछ किसी ने अच्छी बातें हर किसी से ली है। तो हालांकि उधार का झोला कहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है, उसके ऊपर हमें क्वेश्चन आंसर लिखना होता है उसको गलत साबित करने के लिए। लेकिन अपना संविधान में खास बातें जितने भी देश हैं, अपने जिन देशों की अच्छी बातें थी वो अपने ली है। तो अमेरिका से अपने उपराष्ट्रपति का एक पोस्ट ली है। ये वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट क्यों ली, ये इसलिए ली कि हमारे संविधान में एक बात लिखी हुई है बहुत ही शानदार, या क्या कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रह सकता। पूरी बात ध्यान सुनना कि हमने क्या एक इम्पोर्टेंट अपने फैक्ट है एक तरीके से, कि राष्ट्रपति की पोस्ट, राष्ट्रपति का पद या राष्ट्रपति की सीट कभी खाली नहीं होगी, कभी भी खाली नहीं होगी, एक दिन भी नहीं होगी। अब आप सोचोगे कैसे, क्योंकि राष्ट्रपति अगर किसी कारणवश उनकी डेथ हो जाए या फिर कोई वो इस्तीफा दे दें या फिर उनको हटा दें, है ना, इम्पीचमेंट से यानी कि महाभियोग लगा के, तो प्रेसिडेंट को अगर हटा दिया जाएगा तो फिर उपराष्ट्रपति तुरंत उनकी जगह बैठ जाएंगे, इसलिए उपराष्ट्रपति की पोस्ट रखी गई है। फिर आपके माइंड में फिर एक क्वेश्चन उठेगा कि अगर राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, अगर इनकी कोई डेथ हो जाए तो इनकी जगह आ जाएगा वाइस प्रेसिडेंट, है ना। अब आप सोचोगे अगर वाइस प्रेसिडेंट ना हो उस टाइम तो फिर आ जाएगा सीजेआई। सीजेआई का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
यानी कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट हैं उनके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको बोलते हैं CJI, ठीक है। यानी कि जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वो, तो ऐसे ही एक सीक्वेंस बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से वो उनकी जगह ले लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कभी भी प्रेसिडेंट की पोस्ट या सीट खाली नहीं रह सकती, ये तय है। अब हुआ क्या, एक एग्जाम्पल, अभी तक एक ही ऐसा उदाहरण है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कहीं साइड में लिख लेना, ये छोटे मोटे फैक्ट है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं, इनके बाद मैंने क्यों लिखी, ये जो है ना मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये एक ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सिर्फ ओनली एंड वन, एक ही है अभी तक। ये एक ही CJI ऐसे थे जो हमारे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, यानी जब जहाँ तक है मोस्टली राष्ट्रपति के नहीं होने की कंडीशन में उपराष्ट्रपति जी बन जाते हैं, मतलब प्रेसिडेंट नहीं होने की कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट बैठ जाते हैं। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है कि जब वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं थे तो उस टाइम CJI बैठे, और ये एक ही मात्र CJI ऐसे हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, मतलब कि यहाँ से यहाँ बने। सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, कहीं साइड में लिख लेना, काम आएगा। आर्टिकल 63 के अंदर ये बात लिखी हुई है कि हमारा वो होगा, अमेरिका से लिए गए 2 और ये 3 फैक्ट हो गए, ठीक है। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में एक खास बात बहुत ज़्यादा है कि ये जो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के, पूरी बात को ध्यान सुनना, राज्यसभा के सभापति होते हैं, मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, सभापति होते हैं। लेकिन वापस सुनना, राज्यसभा के सभापति बोल दो चाहे अध्यक्ष बोल दो, आपकी बुक में अध्यक्ष लिखा, बात एक ही है, अध्यक्ष या फिर चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ये सभापति होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। लेकिन ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, सदस्य नहीं होते, मतलब ये सांसद नहीं होते। जैसे राज्यसभा के अंदर जीत के जाएगा वो MP होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा मिलकर सांसद है, सांसद बनता है। तो लोकसभा के अंदर भी मेंबर जीत के जाते हैं, वो MP कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जो राज्यसभा में जाते हैं वो राज्यसभा के सांसद, लोकसभा सांसद। लेकिन ये सांसद नहीं होते, ये क्या, जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं वो सांसद नहीं होते, मतलब कि वो जीत के ऐसे MP बन के नहीं आते। समझ में आ गई? वो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष कैसे उनको चुना जाता है वो मैं अभी बता दूँ, उनको चुनने के लिए कौन कौन वोट करते हैं। तो ये जो बात है कौन सी, ये देखो मैंने यहाँ लिखा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होता है, ये एक बात ही है, ठीक है। और आगे हालांकि वो आपके लिखा हुआ नहीं था, ये आर्टिकल 64 में लिखी हुई बात है, आर्टिकल 64 में 64 में लिखी हुई बात है कि जो द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एंड एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और एक तो ये लिख लिया, अब इसके बारे में कुछ बातें करते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए होता है। लेकिन एक शर्त और है, हाँ, ये जो उपराष्ट्रपति जी हैं, अगर राष्ट्रपति जी की डेथ हो गई या फिर कोई कारणवश उनको हटा दिया गया, फिर खुद हट गए, ऐसा अब अगर हुआ हो तो उपराष्ट्रपति जी उनकी जगह बैठ जाएंगे, ठीक है। अब उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति की जगह बैठे तो उनको उस टाइम शपथ कौन दिलाएगा, मतलब ओथ कौन, शपथ कौन दिलाएगा, तो वो CJI, ध्यान रखना, वो CJI दिलाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है वो उस टाइम पर उनको शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति के लिए, कार्यवाहक राष्ट्रपति बोलते हैं उनको, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये भी अपन अभी बात करेंगे कि उस प्रेसिडेंट के ऑफिस में बैठ जाएंगे, डेथ हो जाए, कोई रेजिग्नेशन या रिमूवल बाय इम्पीचमेंट, इन सब के कारण की वजह से अगर वो पोस्ट खाली हो तो वो बैठ जाएंगे उपराष्ट्रपति, ठीक है, ओके। अच्छा हाँ, अब फिर दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कितने दिन तक बैठ जाएंगे, है ना। तो वैसे तो जब तक नया राष्ट्रपति ना बन जाए, वैसे तो जब तक नया राष्ट्रपति नहीं बन जाए जब तक वही राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट रहेंगे। लेकिन वैसे बेसिकली 6 महीने के लिए होते हैं ये, कितने के लिए, 6 मंथ्स के लिए अधिकतम है। 6 महीने के बाद में राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाता है और फिर उनको वापस वो राष्ट्रपति जी बन जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि राष्ट्रपति जी अपनी जगह ही हैं, राष्ट्रपति जिंदा है लेकिन उपराष्ट्रपति की डेथ हो गई, पूरी बात सुनना, उपराष्ट्रपति की पोस्ट खाली है, तो फिर आपके माइंड में क्वेश्चन उठेगा कि अगर उपराष्ट्रपति की पोस्ट खाली है तो फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव कब करवाया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा इशू है ये, अगर उपराष्ट्रपति की पोस्ट खाली है तो वहाँ पर संविधान के अंदर इतना सा लिखा हुआ है कि जल्द मतलब वापस उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा,
जल्द, यथाशीघ्र, बस इतना सा लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम 6 महीने होते हैं। किसी की अगर पोस्ट खाली हो, चाहे वो एमएलए की हो चाहे एमपी की सी, तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवा लिए जाते हैं, वापस सीट भर ली जाती है। लेकिन हमारे उपराष्ट्रपति जी के लिए ये लिखा हुआ है कि यथाशीघ्र, मतलब कोई टाइम पीरियड नहीं है। इसका मतलब साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, 2 साल लग जाए, कोई गारंटी नहीं। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये यथाशीघ्र का मतलब कोई टाइम पीरियड नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि एक गांव के अंदर वार्ड पंच होता है, वार्ड पंच या सरपंच जो होते हैं, कितनी छोटी लेवल की पोस्ट है वार्ड पंच, सबसे छोटी पोस्ट वार्ड पंच होती है। वो वार्ड पंच का चुनाव भी, अगर पोस्ट उसकी भी खाली है, तो 6 महीने के अंदर अंदर वापस चुनाव करवा के वार्ड पंच बना दिया जाता है। लेकिन उसमें भी लिखा हुआ है कि 6 महीने के अंदर से बनाना है, लेकिन हमारे उपराष्ट्रपति जी के लिए तो 6 महीने नहीं है। मतलब इस पोस्ट की आप वैल्यू देख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ बातें नॉलेज के लिए है, इनको आपको ऐसे समझना चाहिए। अब देखो, ये बातें मैंने बता दी कि राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या किसी भी, महाभियोग जानते ही हो, ठीक है, ये मैंने सारी बातें बता रही कि अभी एक वीडियो और दिखाऊंगा मैं आपको, इसके बाद में वीडियो जरूर देखना, इसी में लिंक है, मेरे जस्ट बाद मिल जाएगा, इसी में उसको समझना है आपको, सब बातें समझ में आ जाएगी। तो किसी कारण के पद खाली हो गया तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। ठीक है, द वाइस प्रेसिडेंट, ये तो पढ़ लिया, एंड टेक्स ओवर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट व्हेन देयर ए वैकेंसी बाय रीजंस ऑफ डेथ, रेजिग्नेशंस, रिमूवल बाय इम्पीचमेंट और अदरवाइज, ये कुछ कारण है। फिर उपराष्ट्रपति तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहता है के रूप में काम करता है जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता। हालांकि आपके ये लिखा हुआ है, लेकिन मेरी बातें साइड में 6 मंथ और लिख लिया करो, ये आगे काम आएगी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ठीक है, द प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ओनली अंटिल ए न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, ये हो गया। अब एग्जाम्पल लेना चाहो तो एग्जाम्पल दे देना कि फ़खरुद्दीन अली अहमद इनकी डेथ हो गई थी, ये हमारे राष्ट्रपति थे। इनके बाद में बने बीडी जत्ती, ये बीडी जत्ती उपराष्ट्रपति थे, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट थे। तो जैसे ही फ़खरुद्दीन अली की डेथ होगी तो इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया, और ये काम करते रहे जब तक नया राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो गया था। हालांकि वो 6 मंथ के अंदर हो गया था, लेकिन बात कहने की मतलब एग्जाम्पल है आपकी लेवल का, तो आपको ये भी लिखना है कि बीडी जत्ती एक्ट्स एज ए प्रेसिडेंट ऑन द डेथ ऑफ फ़खरुद्दीन अली अहमद अंटिल ए न्यू प्रेसिडेंट वाज इलेक्टेड। ये आपको लिखना है, एज इट इज आपकी बुक का एग्जाम्पल है। ठीक है, एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, जो आर्टिकल 64 वाली बात है ना, ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट इसलिए हैं, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज और उपराष्ट्रपति के वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि निर्वाचक मंडल में क्या बड़ा अंतर है, क्या बड़ा अंतर है। एक अंतर पूछा जाएगा, बेसिकली एक अंतर है, और भी, लेकिन मेन यही है कि द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। राष्ट्रपति के चुनाव में तो मैं भी आगे बता दूंगा सारी बातें कि जो विधानसभा के सदस्य हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, मतलब जो एमएलए होते हैं ना, जैसे हमारी विधानसभा के जो एमएलए के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो एमएलए भी वोट करते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में लेजिस्लेचर के जो मेंबर हैं, जो एमएलए हैं, वो भाग नहीं लेते। यह बड़ा अंतर है, ये राष्ट्रपति में और उपराष्ट्रपति में, यानी कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में बहुत बड़ा अंतर है। इसको बहुत अलग से इंपॉर्टेंट लिखे लिखना, मतलब मैं एक एक बात आज की बहुत फैक्चुअल है, हर चीज़ को याद करना है। ठीक है, चलो, ये उपराष्ट्रपति जी के बारे में कुछ बातें थी जो आपके कोर्स में मैंने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ही बता दी, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है, इनके बाहर कुछ जाना नहीं है। अब शुरू करते हैं अपन प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति इतना शानदार करने वाले हैं कि आपको आगे तक बहुत काम आएगा। पहली बात, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड। शुरुआत में बात करते हैं पहले ही। तो भारत के, हालांकि मैंने बता दिया था कि भारत का राष्ट्रपति को अपन चुनाव नहीं करते, अपन वोट नहीं देते, अपन एमएलए चुन के भेजते हैं, एमएलए वहाँ कर देते हैं, तो इनडायरेक्ट वोट हो गया। अपना वोट तो जा रहा है, लेकिन हमारे द्वारा रिप्रेजेंटेटिव को भेजा जा रहा है कि जैसे हमारी अपनी तहसील का ये एमएलए है, तो आप जाओ और वहाँ हमारे राष्ट्रपति जी को वोट कर दो, जो जिस भी पार्टी का हो उस हिसाब से दे देगा। यानी कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा सीधा नहीं होता, सीधा नहीं होकर अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल होता है। अभी बात करूंगा बहुत ही शानदार, इसकी बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा, उसको बहुत अच्छे से आपको देखना है। हालांकि वो देखा हुआ है आपका उस वीडियो को, फिर भी उसको आपको फिर देखना है, नोट करना है कि द्वारा होता है। राष्ट्रपति भी 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल बट इनडायरेक्टली थ्रू एन इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। फिर नेक्स्ट बात है, ये जो अपन निर्वाचक मंडल की बात कर रहे हैं, इनमें क्या क्या आता है, कौन कौन है जो राष्ट्रपति को वोट देते हैं। ध्यान देना,
कौन कौन है जो राष्ट्रपति जी को वोट देते हैं? नंबर 1, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। एक बहुत बड़ी बात लिखी है यहाँ पर, इलेक्टेड मेंबर्स, बहुत बड़ी बात है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन, लेकिन इलेक्टेड मतलब निर्वाचित, मनोनीत नहीं, ध्यान रखना कहाँ लिखा हुआ ये रहा, निर्वाचित सदस्य ही, जिन जो वोट लेके जीत के आए हैं। जैसे मनोनीत करते हैं ना अपन कुछ मेंबर्स को कि ये खेल स्पोर्ट्स की जैसे सचिन तेंदुलकर को भी कोई वोट लेके थोड़ी जितवाया था। अमिताभ बच्चन है, सचिन तेंदुलकर है, इन 2-3 जनों को वो राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया। तो इनको किस लिए बनाया कि ये स्पोर्ट्स की फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, वो एक ऐसा मान लो कि आर्ट के वगैरह में, उसमें जो मूवी वगैरह में अच्छा काम कर रहे हैं अमिताभ बच्चन, तो उन दोनों को ऐसे चुन लिया। वो मनोनीत करा है, नॉमिनेट किया गया उनको इलेक्ट नहीं किया गया है। तो नॉमिनेट जितने भी किए हुए मेंबर हैं वो राष्ट्रपति जी को वोट है ना वो नहीं कर सकते, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात ध्यान रखना, राष्ट्रपति को निर्वाचित सदस्य, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि आपके तो ऑब्जेक्टिव अगर आए तो ट्रू फॉल्स में अगर आता है तो फिर ध्यान रखना, ठीक है। तो इलेक्टेड मेंबर्स इसके अंदर वोट करते हैं। दूसरा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जो राज्य की विधानसभा का मतलब एमएलए, जो हमारा स्टेट में जो एमएलए जीतते हैं ना वो एमएलए, जैसे राजस्थान के अंदर 200 एमएलए, तो 200 के 200 एमएलए राष्ट्रपति को वोट करेंगे, ठीक है। वो जिस पार्टी से होंगे वो अपने हिसाब से कर देंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से अलग अलग, वैसे राष्ट्रपति का तो कोई वैसा इश्यू नहीं होता, लेकिन फिर भी अलग अलग थोड़ा सा रहता है उसमें, तो उस हिसाब से कर देंगे। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तीसरा, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड आर इंक्लूडेड। तीसरी बात है, जो संघीय क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, वो मैंने आपको 6-7 लिखवाई थी एक साथ शानदार ट्रिक में। तो जो संघीय क्षेत्र की विधानसभाएं हैं उसमें भी निर्वाचित सदस्य, जैसे पुडुचेरी और दिल्ली, इनके अंदर विधानसभा है। बाकी हालांकि सब 8 यूनियन टेरिटरी है, 8 यूटी के अंदर तो विधानसभा नहीं है, लेकिन दिल्ली के अंदर जैसे यूटी है, दिल्ली के अंदर, दिल्ली क्या है, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है, संघीय क्षेत्र है, लेकिन उसमें विधानसभा है, तभी तो वहाँ पर अभी ये सरकार बनी हुई है, मुख्यमंत्री भी है, तो वो सारे के सारे वो भी राष्ट्रपति को वोट देंगे। तो ध्यान रखना, हमारे सभी देश के अंदर सारे स्टेट्स के एमएलए प्लस यूनियन टेरिटरी के अंदर जिन जिन के अंदर विधानसभा है उनके भी एमएलए राष्ट्रपति जी को वोट करते हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारी सी बात मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दी है। फिर निर्वाचक विधि क्या है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधि व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। इलेक्शन मेथड, द प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये क्या है यही बताने जा रहा हूँ। आराम से मेरी इस बात को ध्यान से जो बता रहा हूँ उसको सुनना, और एक शानदार मैंने एग्जाम्पल बताया है एक्सप्लेन करके, उसको ऐसा कैसा आपको कॉपी के अंदर उतारना है। हालांकि इस जो मैं अब ये जो बता रहा हूँ वो कॉपी में उतारना है, एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपको सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से आएगा, तो अच्छे से समझो इस बात को, ठीक है। तो इसको ऐसे समझो, क्या शानदार समझाता हूं, देखना कि राष्ट्रपति का चुनाव भी सेम होता है। राष्ट्रपति जी कैसे जीतते हैं ये मान लो आप, कि सपोज मैंने 4 बंदे लिए, एक का नाम राकेश, एक का नाम मोहन, एक का नाम सपोज सोहन, एक का नाम सपोज भानु, ये 4 बंदे लिए, ठीक है। इन 4 जनों ने राष्ट्रपति का, या फिर ऐसा मान लो कि 4 जने खड़े हुए, इनको वोट करना है, ठीक है ना, प्रेसिडेंट के लिए वोट करना है। 4 जने राष्ट्रपति चुनाव के लिए, प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए, बहुत परफेक्ट सिस्टम है ये। अब होगा क्या कि इन 4 जनों को वोट करने के लिए सपोज A, B, C और D, ये 4 जने, हालांकि वोट तो खूब रहेंगे, लेकिन अपन मान लेते हैं कि 4 जने आए। ऐसा मानना है, एक शर्त है इसके लिए, शर्त ये है कि राष्ट्रपति का चुनाव हमेशा 50% + 1 वाला जीत जाए, ये कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो भी वोट पड़ेंगे ना उनका 50% + 1 जिसके पास आ जाएगा वो जीत जाएगा। सपोज अपन मान के चल रहे हैं 100 वोट लेके चल रहे हैं, ताकि समझने में ईजी पड़े, कि सपोज 100 वोट थे। हुआ क्या, हमेशा प्रेसिडेंट का चुनाव प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है, आपकी पसंद पे डिपेंड करता है कि आपकी पहली पसंद कौन, दूसरी पसंद कौन, तीसरी पसंद कौन, चौथी पसंद कौन। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी पहली पसंद और दूसरी पसंद हो, तीसरी पसंद हो ही नहीं, चौथी हो ही नहीं, ऐसा भी होगा। तो हुआ क्या
ए जना वोट देने के लिए आया और इसकी पहली पसंद सपोज मोहन थी। 2 नंबर पे इसने राकेश को दिया, 3 नंबर पे भानु को, 4 को, इस तरीके से इसने वोट करके चला गया। चारों को दिया लेकिन अपनी चॉइस के हिसाब से कि मैं फर्स्ट इसको चाहता हूँ, फिर इसको चाहता हूँ, फिर इसको, इस तरीके से। बी वाला बंदा आया, इसने कहा कि मैं इसको फर्स्ट पे रखूँगा, इसको फोर्थ पे, इसको थर्ड पे, मतलब ऐसे ही लाइक। सी वाला आया और इसने कहा कि नहीं मैं फर्स्ट इसको रखूँगा और बस मैं थर्ड फोर्थ मेरी कोई चॉइस नहीं है, जीते तो ये जीते वरना मुझे कोई मतलब नहीं। चौथा है, इसने कहा कि चलो फिर फर्स्ट मेरी ये चॉइस है और सेकंड मेरी ये है और थर्ड मेरी ये, फोर्थ मेरी कोई चॉइस नहीं है। इस हिसाब से इन्होंने अपन को मतलब अपना वोट करके चले गए। ठीक बात। अब इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अपन मान लेते हैं इस प्रोसेस के अनुसार, ये जो इन्होंने वोट दिए इस प्रोसेस के अनुसार जो राकेश हैं, बहुत परफेक्ट तरीका, राकेश, मोहन, सोहन और भानु, राकेश को वोट मिले, सपोज अपन मान के चल रहे हैं कि राकेश को वोट मिले 25, ठीक है, राकेश को कितने मिल गए? 25 मिल गए। मोहन को सपोज मिल गए 15 मान लेते हैं, सोहन को मिल गए सपोज 30, तो ये कितने हो गए? 40, 70। तो एक काम करते हैं, इसको सपोज मिल गया 40, इसको मिल गया 20, इस तरीके से वोट मिल गए। ठीक है, भानु को 20, इसको 40, 60 और 40, 100 वोट हो गए, 100 मान के चल रहे। इस तरीके से इन प्रोसेस के हिसाब से इनको वोट मिल गए। अब होगा क्या कि जिसका सबसे कम वोट हैं, जिस बंदे के सबसे कम वोट है वो इस लिस्ट से बाहर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो मोहन के सबसे कम वोट हैं, ये इनके इस लिस्ट से बाहर। अब लिस्ट में बचे 3 जने, इनका नाम आउट, ये ऑटोमेटिक कट हो जाएंगे। पहली बात तो ये कट क्यों होंगे? क्योंकि वोट चाहिए थे 50% +1, मतलब ऐसा मान लो कि 100 वोट में से 51 वोट जिसके पास आ जाते वो जीत जाता, और 51 वोट चारों के पास ही नहीं है, 51 वोट किसी के पास नहीं है, इसलिए मोहन आउट हो गया। हो सकता है मोहन की 50 तो क्यों होता, लेकिन किसी के नहीं थे तो मोहन आउट। लेकिन अब जो मोहन को जो 15 वोट मिले, ध्यान से समझना, मोहन को जो 15 वोट मिले, अब ये देखना है कि मोहन को जो 15 वोट मिले वो उनमें से सेकंड प्रेफरेंस किन की थी। मतलब मोहन को जो 15 देखे गए ना, उन लोगों ने दूसरी बार किसको चाहा? भाई 1 नंबर पे तो मोहन को चाहा, तभी तो मोहन को 15 वोट मिले। ये वोट कौन से हैं? जो फर्स्ट प्रेफरेंस में मिल गए थे वो है ये। तो मोहन को देने के बाद में 15 जने जो थे ना, वो ऐसे भी थे कुछ लोग जो 2 नंबर पे किसी को देखे गए, 3 पर भी किसी को देखे गए, 4 पर भी किसी को देखे गए, मतलब उनकी सेकंड चॉइस किसकी थी? तो हमने देखा सेकंड चॉइस मोहन के बाद में, सपोज सेकंड चॉइस उनकी ये थी कि उनमें से 15 में से 3 जने ऐसे थे जो राकेश को चाहते थे, और 2 जने ऐसे थे, 15 है ना, ऐसा मान लो कि 7 या फिर 5 मान लेते, 5 जने ऐसे थे जो सोहन को चाहते थे, हो गए 8, और भानु को चाहने वाले थे 7 जने, हो गए 15। ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ ऐसा भी था कि सिर्फ मोहन को ही चाहते हो, लेकिन 1 मिनट के लिए मान के चल लेते हैं उन्होंने चारों को दिया था, ऐसा मान के चल लेते हैं, क्योंकि वो कोई गारंटी तो है नहीं, ये तो अंदाजा है। वो चाहते तो 15 में से 12 ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ मोहन को ही चाहते, तब क्या कर लेंगे अपन, तो फिर यहाँ ये जुड़ेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसा मान के चलना है कि लगभग लोग है ना वो 4 वोट तो देते हैं, 3 तो देते ही देते हैं। ये है, तो उन्होंने इस तरीके से चाहा, तो ये जो 15 वोट कट तो गए, लेकिन वो इनके साथ जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद में राकेश के पास वोट हो गए 28, सोहन के पास हो गए 45, भानु के पास हो गए 27। ध्यान से समझना, फिर भी कोई नहीं जीत रहा। क्यों? क्योंकि 51 वोट चाहिए, अभी भी 51 वोट किसी के पास नहीं है। अगर होता तो यही डिसाइड हो जाता कौन जीता, नहीं। अब क्या करें? अब नंबर आया भानु का, भानु के पास में 27 वोट है। अब भानु को इस लिस्ट से बाहर होना पड़ेगा, और ये जो भानु के 27 वोट थे वो इन दोनों में जाएंगे। लेकिन कैसे? वो डिपेंड करेगा कि भानु को जो जिन लोगों ने सेकंड चॉइस माना था, उसके बाद में जो भानु 27 वोट है ना, तो इनमें से ऐसे लोग भी हैं जिनकी भानु के अलावा प्रेफरेंस और थी, जो ऐसा मान लो कि उनमें से सोहन और राकेश को चाहने वाले भी कुछ हो सकते हैं। भाई इन 27 वोट में से, क्योंकि ये वोट भानु तो बाहर हो गया, लेकिन भानु के वोट काम आएंगे, भानु के वोट काम आएंगे, वो इन दोनों को मिलेंगे। ऐसा मान लेते हैं कि इन 27 में से 25 वोट ऐसे थे जो राकेश को चाहते थे, और 2 ही वोट ऐसे थे जो सोहन को चाहते थे। इस हिसाब से सोहन के 47 और राकेश के बन गए 13 और 1 करी 53। मतलब ऐसा भी हो जाता है
कि राकेश को मिले तो 25 वोट थे, लेकिन ये जो मामला काटापीटी का चला सेकंड थर्ड चॉइस के हिसाब से राकेश के सबसे कम तो नहीं, मतलब 2 नंबर पे होते हुए भी जीत गया, और सोहन के सबसे ज़्यादा होने के बावजूद भी सोहन हार गया। ऐसा भी हो जाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो 25 यहाँ ना दे और ऐसा हो जाए, कितने वोट थे 27, तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ इसको वो दे दे 10 वोट और इसको पीछे दे दे 17 वोट, तो ऐसा भी हो जाता है। ये हो गए 15 और ये 45, और यहाँ पर ये भाई साहब जीत गए, कितने 55 वोट आ गए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो कोई फिक्स नहीं है, हो सकता है कि ये जो इन्होंने स्टार्टिंग में जो दिया था ना, भानु को 7 दिए थे, सोहन को 5 दिए थे, राकेश को 3 दिए थे। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, यही कि ऐसा भी हो सकता है, ये सपोज राकेश, ये मोहन, ये सोहन और ये भानु। राकेश को शुरुआत में कितने मिले थे 25, स्टार्टिंग 25 मिले थे ना, इसको 15, इनको 40, इनको 20, ठीक है। अब हुआ क्या था कि बाहर कौन हो गए, मोहन बाहर हो गए, तो ये जो 15 वोट थे, ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने यहाँ 12 वोट दे दिए हो, यहाँ पर 2 वोट दे दिए हो, ठीक है, 12 और 2 14, और एक जन ऐसा था जिसने किसी को वोट दिया ही नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। सपोज उसके सेकंड चॉइस थी नहीं, तो चलो ऐसा मान लेते हैं। अब हुआ क्या कि भानु के बन गए कितने, ये बन गए आपके 32, ये 40 रह गए, और ये बन गए 27। अब कौन बाहर होगा, अब ये 27 वोट वाला राकेश बाहर होगा, ठीक है, तो राकेश बाहर, ये बाहर होगा, तो इसके जो 27 वोट थे वो सपोज इनको मिल गए आपके 8, ठीक है, और भानु को पीछे जो बचे वो भानु को मिल गए, यानी कि 27 में से 8 जाएंगे तो 19 बचे 19, वो इनको मिल गए। तो राकेश सोहन के तो बने 48 वोट हो गए, और भानु के बन गए 9 तो 11, 9 और 2 11 हो गया, 1 कैरी, और ये हो गया आपके 51। तो देखो सबसे कम वोट होने के बावजूद भी भानु जीत गया। ऐसा भी प्रेसिडेंट के चुनाव में, मतलब इस एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में, सिंगल ट्रांसफर सिस्टम में ऐसा भी होता है। एक सिस्टम और बताऊं, ऐसा भी होता है, कैसा कि सपोज मैं इसको, इस कंडीशन को थोड़ी रफ कर देता हूँ, अपने स्पेस निकल जाएगा, कि अगर ऐसा होता, ये सपोज राकेश, मोहन और ये सोहन और ये भानु, ठीक है, और राकेश को वोट मिले थे 25, मोहन को 15, सोहन को 40 और भानु को 20, ये वोट मिले थे, ये लेके चल रहे हैं अपन। अब ऐसा भी हो सकता है, इतने राउंड की जरूरत भी नहीं कि 1 राउंड हुआ, 2 राउंड हुआ, फिर तीसरे राउंड हुआ, फिर 27 के बाद 3 राउंड हुए, 1 राउंड में भी जीत हो जाती है। कैसे कि मोहन के जो 15 वोट थे, सपोज, क्योंकि सबसे कम वाला तो बाहर होगा, मोहन के जो 15 वोट थे वो 15 की 15 सेकंड चॉइस सपोज सोहन थी, तो एक ही राउंड के अंदर सोहन की जीत हो जाती है। ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि 55 वोट बन गए, और 55 का मतलब वो 50%, मतलब 50% प्लस होना है कि 51 वोट का कोटा वो पास कर लिया। तो ध्यान रखना, इसके अंदर एक कोटा होता है, कोटा हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम ही है, ठीक है। कोटा होगा 50% प्लस 1 का कोटा होता है कि जो भी वोट पड़ेंगे उसका 50% प्लस 1 वाला जीत जाएगा। ये एक सिस्टम है। तो आई थिंक बहुत मज़ेदार ये है सिस्टम, आपको जानना बहुत ज़रूरी था। इसको आपको रफ कॉपी के अंदर, या सॉरी फेयर कॉपी में कहीं साइड में ऊपर लिख दिया और ऐसे एक्स्ट्रा नॉलेज है ना, एक्स्ट्रा करके इस आपको आराम से इसको उतारना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो हालांकि ये वीडियो जो भी आपने देखा, ये पहले भी आपका देखा हुआ था, तो नोट किया हुआ था तो ठीक है, वरना फिर से यहाँ नोट कर लिया तो कौन सा क्या हो गया। कम से कम 10 बार करना चाहिए नोट, तो लिखने में कभी आलस करना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि नोट्स आपके लाइन वाइज बन जाएंगे। हालांकि मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन में चीज़ें बता दी थी, फिर भी अब समझो 2 क्वेश्चन मैंने और लिए हैं, ठीक है। इसके बाद में जो वीडियो आएंगे ना, एक तो प्रेसिडेंट का फुल एक्सप्लेनेशन पूरी, उसके अंदर उसके पास कौन कौन सी पावर होती हैं वो सब, फिर प्रेसिडेंट के बाद में, मतलब राष्ट्रपति होने के बाद में प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद में अपन को सिविल सर्विसेज की जॉब वगैरह होती है, IAS IPS, इन पर भी एक वीडियो बनेगा, वो आपकी नोट्स में ही है, मतलब आपकी बुक में ही, वो भी तीनों वीडियो एक से बड़े होंगे, अच्छे से इसको देखना है। 13वां, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति को स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सीधी सी बात है, भारत का राष्ट्रपति जो होता है ना, हालांकि नाम मात्र की पावर है, लेकिन फिर भी एग्जाम अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया का प्रेसिडेंट आपकी नज़र में क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, या फिर आप भारत के राष्ट्रपति को कहाँ देखते हो, ये चीज़ ऐसा ये मत सोचने कि हम दिल्ली में देखते हैं, वहाँ देखते हैं, वो नहीं, मतलब उसका क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति की, मतलब आपकी नज़र में राष्ट्रपति क्या है, वो चीज़। तो भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, पहली बात है, हमारे देश का प्रमुख है, हमारे देश का प्रमुख है, राष्ट्र का, पहली बात है नेशन का। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द नेशंस, ठीक है। फिर और संविधान के अनुसार शासन करने की जो सारी शक्तियां ना, वो इनको दी गई है, राष्ट्रपति जी को दी गई है। लेकिन, और बहुत बड़ा लेकिन, यहाँ ये चीज़ समझनी है, ठीक है,
यानी कि एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल द पावर्स ऑफ गवर्नेंस हैव बीन गिवन टू हिम बट का मतलब कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में जो ताकत होती है वो हमारे प्रेसिडेंट साहब ना होके प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, और उनकी जो कैबिनेट है, मतलब जो उनके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनके जो मंत्री हैं, उनके पास होती है एक्चुअल रियल पावर, वास्तविक शक्ति। लेकिन राष्ट्रपति सरकार का सिर्फ औपचारिक फॉर्मल हेड है वो सिर्फ, ठीक है, फॉर्मल ग्रांट ऑफ गवर्नमेंट। द प्रेसिडेंट इज ए फॉर्मल ग्रांट ऑफ गवर्नमेंट तथा और उसकी समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें होती है, प्राइम मिनिस्टर और मंत्री परिषद करते हैं। एंड ऑल हिज एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड एक्सरसाइज द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्री परिषद जो प्रधानमंत्री जी के नीचे जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो सारे वो इसका यूज़ करते हैं। राष्ट्रपति एक फॉर्मल है, एक सिग्नेचर है, ठीक है, और वे ही वास्तविक कार्यकारी हैं, वे ही वास्तविक कार्यकारी हैं। इट इज़ मोस्ट, ये हो गया, वो तो खैर मैंने इसमें एक साथ ही हो गया। फिर नेक्स्ट है अधिकतर मामलों में राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की जो सलाह होती है उसको माननी पड़ती है। तब आप सोच लो पावर क्या होगी राष्ट्रपति जी की, मतलब कि इन मोस्ट केसेस द प्रेसिडेंट हैज़ टू हेड द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जो मोस्ट सारे केसेस ऐसे हैं उनके अंदर प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस जो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या जो मंत्री परिषद उनको कुछ कहेंगे उनको राष्ट्रपति जी को मानना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, समझ गए, वो एक सिग्नेचर हैं, वो अपने माइंड से, खुद के माइंड से कोई भी निर्णय या डिसीजन नहीं ले सकते। जितना प्राइम मिनिस्टर साहब कहेंगे या मंत्री परिषद कहेगी वो हाँ में हाँ मिला देंगे। एक इंसान होता है, उसकी इच्छाएं उसके साथ चलती है, वैसे एक छाया है बस, ठीक है। ही डज नॉट एक्ट इन हिज ओन डायरेक्शन डिस्क्रिप्शन अंडर नॉर्मल कंडीशंस। सामान्यतया स्थिति के अंदर वह अपने विवेक से कोई भी निर्णय या कोई कार्य अपने स्व विवेक से नहीं कर सकते, सब एडवाइस से करेंगे। ये है हमारे भारत का राष्ट्रपति भारत के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को अगर आपके हटाने की मन में आ गई तो कैसे हटाओगे? हालांकि हटाना बहुत मुश्किल है, हटाना बहुत मुश्किल है। व्हाट इज़ द वे ऑफ रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी कि मतलब केवल संसद ही राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उनके पद से हटा सकती है। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय पार्लियामेंट बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट। अब आपके दिमाग में आएगा कि इम्पीचमेंट, और मैंने कहा कि बहुत मुश्किल हटाना है ना, मैंने एक शब्द यूज़ किया मुश्किल, तो आप सोचोगे मुश्किल कैसे, है ना, नहीं सोचते तो सोचना चाहिए, दिमाग को जोर पटको। मुश्किल इसलिए, देखो मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, महाभियोग इम्पीचमेंट कैसे लाया जाता है। हालांकि मैं 10th के अंदर ये बातें बता दी थोड़ी बहुत, कि अगर राष्ट्रपति जी के खिलाफ महाभियोग या इम्पीचमेंट लाना है कि हम राष्ट्रपति जी ने हटाएंगे, तो पहली बात तो ये कि जो उनका आधार होना चाहिए वो होना चाहिए संविधान का उल्लंघन। बस सिर्फ और सिर्फ संविधान का उल्लंघन किया है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वोलेशन किया है तभी हटेंगे, वरना नहीं हटेंगे। पहली बात तो ये, अगर उन्होंने संविधान के बाहर जाके, आउट जाके कोई ऐसी पावर का इस्तेमाल कर लिया तो फिर उनके खिलाफ लाया जा सकता है। लेकिन कैसे, कि अगर जैसे कोई प्रस्ताव लेके आए, मतलब बिल लेके आए, बिल लेके आए कि साहब राष्ट्रपति जी को हटाना है, तो 1/4 मेंबर का मतलब है कि जैसे लोकसभा के अंदर 543 मेंबर है अभी और राज्यसभा के अंदर 245 है, पूरी बात समझना। तो अगर 1/4 सिग्नेचर कर देते हैं, हस्ताक्षर, अगर सिग्नेचर 1/4 ने सिग्नेचर कर दिया तो प्रस्ताव लाया जा सकता है, ठीक है, दोनों सदनों में प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन कि चलो साहब हम राष्ट्रपति जी उठाएंगे, हम हटाएंगे, और ये लोगों ने सिग्नेचर कर दिया, सिर्फ 1/4। लेकिन दोनों सदनों में, दोनों सदन मतलब दोनों हाउस के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर बहुमत, यानी कि फुल मेजोरिटी के साथ में, कहाँ लिखा होगा मैंने, विशेष बहुमत। और जब भी विशेष बहुमत की बात आती है तो होता है 2/3, 2/3। तो ध्यान रखना, 1/4 तो मतलब पाव भर सिग्नेचर कर दिए, 100 में से 25 नहीं कर दिए तो मामला सही है, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी उनके खिलाफ। लेकिन उस बिल को पास करवाना पड़ेगा आपको दोनों सदनों में अलग अलग, दोनों में पास करना पड़ेगा 2/3 मेजोरिटी के साथ में। जैसे कि 543 मेंबर अगर 2 इसमें है लोकसभा में, तो 3 से आप अगर इसको काटोगे तो 1 बार 8 बार, और 181 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 2, 6 और 362 लोग अगर हाँ करेंगे तब राष्ट्रपति जी हटेंगे। बहुत मुश्किल काम है,
ठीक है, इतने तो किसी एक पार्टी के होते ही नहीं है, एमपी तो बहुत मुश्किल काम है। और इतने ही राज्यसभा में 2/3 मल्टीप्लाई बाय 245, इतने ही यहाँ अगर करेंगे 8 और लगभग 82, ऐसा मान लो, पॉइंट में तो होता नहीं है क्योंकि आदमी तो पूरे लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो 4 और 164 में, ऐसा मान लो राउंड फिगर में, जो भी है देख लेना। इतने से दोनों के अंदर हाँ करे कि यस हम सहमत है राष्ट्रपति को हटा देना चाहिए, तब जाके हटेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बता दी बहुत अच्छे से। इन चीज़ों को आपको कहीं साइड में लिख लिया करो ताकि एक्सप्लेनेशन जब खुद पढ़ो तो बहुत अंडरस्टैंडिंग रहेगी। तो ये ध्यान रखना कि केवल और दूसरी बात, संसद में ही सिर्फ, ठीक है, पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, संसद का मतलब क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा। तो संसद ही राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटा सकती है। इस प्रक्रिया के लिए संसद को विशेष बहुमत, विशेष बहुमत मतलब फुल मेजोरिटी, एक अलग से स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। और स्पेशल मेजोरिटी का मतलब 2/3 होता है, हमेशा याद रखना, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब 2/3 बस। और महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन, हाँ एक याद आ रहा होगा, और राष्ट्रपति चाहे कुछ भी कर दे, लेकिन अगर संविधान का उल्लंघन किया है तो गड़बड़ है, तो ही हटेंगे, वरना नहीं। तो आप भी समझते हो संविधान के अंदर सारी बातें हैं, मामूली मिस्टेक करोगे तो भी संविधान के अंदर आती है। तो द ओनली ग्राउंड फॉर इम्पीचमेंट इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब बातें हैं। बहुत ही प्यारा सा वीडियो, एक से बड़े एक वीडियो होंगे। अच्छे से आपको इन क्लासेस को नोट करना, इन वीडियोज़ के जितने भी होते हैं उनको, और समझते हुए चलना, ठीक है। ओके।